हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेवेंथ क्लास की जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी है उसके जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, दक्षिण भारत के राज्य, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दक्षिण के भारत के राज्य जो ओल्ड एनसीईआरटी के 7वां क्लास का दूसरा चैप्टर है। इसमें हम लोगों को दक्षिण भारत के राज्य जो 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के काल था, उसमें दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश आए और वहाँ के उस समय जो था वहाँ के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में हमारे विशाल देश के उत्तरी और दक्षिणी अर्ध भागों में निकट संपर्क था। भारतीय इतिहास के बारे में कहा जा रहा है कि जो मध्यकाल था उसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उसके बीच क्या था, बहुत ही निकट संबंध था। इससे पहले भी क्या था इसके संबंध के कारण, तो समुद्रगुप्त के द्वारा जब हमला किया गया था दक्षिण भारत पर, उसी से क्या था कि भारत का संपर्क धीरे धीरे वहाँ उस क्षेत्र में बढ़ना शुरू हो गया था। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया जा रहा है कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला और दक्कन उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच संबंध स्थापित करने का साधन बन गई। इसमें जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच जो संबंध स्थापित के कारण क्या था, तो इसमें था कि जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला जिसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का क्या कहता है, विभाजक कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से उसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक कहा जाता है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला और जो दक्कन उत्तर भारत, ठीक है, ये क्या है, दक्कन का जो क्षेत्र है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच संबंध स्थापित है, क्या था, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था, बहुत बहुत महत्वपूर्ण यह क्या साधन बन गया था। और यह कथन विशेष रूप से आगे लिखे 3 कारणों से स्पष्ट हो जाता है। ये जो कथन है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत क्या हुए थे मध्यकाल में एक दूसरे के निकट संपर्क में आ गए थे, उसके कारण यहाँ बताया जा रहा है कि 3 महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण क्या हुआ था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत मध्यकाल में एक दूसरे के निकट संपर्क में आ गए थे। यहाँ पर है कि पहला यह कि दक्षिण भारत के उत्तरी राज्यों ने अपने राज अधिकार को गंगा नदी की घाटी तक फैलाने का प्रयत्न किया। पहला कारण यहाँ दिया जा रहा है कि दक्षिण भारत के जो राज थे वो उत्तर भारत के क्षेत्र में क्या कर रहे थे, धीरे धीरे अपने साम्राज्य को गंगा घाटी के क्षेत्र तक बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। इसके कारण क्या हुआ कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत क्या हुए, दोनों एक दूसरे के निकट संपर्क में आ गए। इसमें कारण यह है कि किसके कारण, तो जब हम लोग देखेंगे आगे कि जब राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश ने क्या किया था, जब कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट साम्राज्य ने भाग लिया था, तो जो राष्ट्रकूट था वो कहाँ था, वो दक्कन भारत का राष्ट्र था। कहाँ था, ये दक्कन भारत का ये राष्ट्र था और ये मुख्यतः महाराष्ट्र के क्षेत्र का ये राज्य था। और इसने क्या किया था, गंगा की घाटी में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया था, भाग लिया था। इस कारण से भी क्या हुआ कि इन राजाओं के द्वारा, जो दक्षिण भारत के राजाओं के द्वारा उत्तर भारत पर हमला किया गया, इस कारण से भी क्या हुआ, उत्तर भारत और दक्षिण भारत एक दूसरे के निकट संपर्क में आ गए। दूसरा कारण की बात करें तो दूसरा यह कि दक्षिण भारत के जो धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी लोकप्रिय बन गए। ठीक है, दक्षिण भारत में जो आंदोलन हुए थे, जैसे 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में अलवार और नैनार संतों के द्वारा किया गया था जो धार्मिक आंदोलन, उनके जो प्रभाव थे वो कहाँ पहुँच गए, वे उत्तर भारत में भी क्या हुए, वे धार्मिक आंदोलन धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे। तो ये दूसरा कारण था कि वहाँ के जो संत थे दक्षिण भारत में, वहाँ के जो धार्मिक आंदोलन चला, वो धार्मिक आंदोलन क्या हुआ, धीरे धीरे उत्तर भारत में भी क्या हुआ, वो लोकप्रिय होना शुरू हो गया। तीसरा कारण की बात करें तो तीसरा यह कि उत्तर भारत के बहुत से ब्राह्मण दक्षिण भारत में बस जाने के लिए आमंत्रित किए गए। ठीक है, दक्षिण भारत के जो राज्य थे उन्होंने क्या किया, वहाँ जो उत्तर भारत के जो बहुत सारे ब्राह्मण थे, बहुत सारे विद्वान थे, उनको क्या किया, उनको अपने राज्य में बुलाने का आमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे दक्षिण भारत मानी यानी हमारे राज्य में आकर के बस जाइए। तो ये इनके द्वारा जो आमंत्रण दिया गया दक्षिण के क्षेत्र के द्वारा, क्षेत्र के राज्यों के द्वारा, उससे क्या हुआ कि उत्तर भारत के जो ब्राह्मण थे, वो विद्वान थे, वो कहाँ गए, वो दक्षिण भारत आकर के निवास करने लगे। तो इन 3 कारणों से क्या हुआ कि भारत, उत्तर भारत और दक्षिण के भारत के बीच निकट संबंध स्थापित हुए। तो ये प्रमुख 3 कारण हैं। और उनको भूमि प्रदान की गई। जो दक्षिण भारत में बस जाने के लिए आमंत्रित किए गए उनको क्या किया गया, उनको वहाँ के राजाओं ने, वहाँ के व्यापारियों ने क्या किया, सामंतों ने वहाँ उस क्षेत्र में उनको भूमि प्रदान की। इस विशाल देश के राज्य अब एक दूसरे के उस प्रकार अलग नहीं रहे जिस प्रकार वे प्राचीन काल में थे। ये विशाल देश जो के जो क्षेत्र थे उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ये उस तरह से अब अलग नहीं रहे कि जिस तरह से प्राचीन समय में अलग थे, उस तरह से ये अब उनका क्या हुआ, इन सब के बीच निकट संबंध स्थापित हो गया।
अब यहाँ पर है कि प्रायद्वीप के राज्य, जो प्रायद्वीपीय भारत में जो राज्य हुए हैं 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के काल के बीच, उसके राज्य के बारे में हम लोग को यहाँ देखना है। यहाँ पर है कि दक्षिण प्रायद्वीप के राज्यों में उत्तर पश्चिम क्षेत्र का राष्ट्रकूट राज्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण राज्य था। इसमें कौन है? प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र है वो कौन है? तो वो राष्ट्रकूट राज्य। कौन है? राष्ट्रकूट राज्य, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये किस क्षेत्र में था? तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में, यानी महाराष्ट्र के नासिक के क्षेत्र में इनका ये साम्राज्य था। नासिक के क्षेत्र में इनका ये साम्राज्य था। और इनकी राजधानी क्या थी? मालखेड, इसे कहा जाता है मालखेड या मान्यखेड, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मालखेड या मान्यखेड के नाम से इसे जाना जाता है, जिसने गंगा की घाटी के एक भाग पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया। राष्ट्रकूटों ने क्या किया कि गंगा की घाटी पर विजय प्राप्त करने का इन्होंने प्रयत्न करना शुरू कर दिया, और इनके द्वारा ही कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया गया था। आगे है कि जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे कि राष्ट्रकूट बार बार दो शक्तिशाली वंश प्रतिहार और पालो से कन्नौज और उसके आसपास के पश्चिमी गंगा के मैदानी क्षेत्र पर अधिकार पाने के लिए लड़ते रहते थे। इसमें क्या था? यहाँ पर है कि जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उनमें किस किस वंश ने भाग लिया था? तो एक दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट, उसके अलावा बिहार बंगाल का पाल, और उसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो क्या नाम था उनका, वो प्रतिहार वंश के द्वारा इस युद्ध में भाग लिया गया, जिसे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। उसके बारे में हमें तीसरे क्लास में उत्तर भारत के राज्य पढ़ेंगे, उसमें हमको इसके डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिहारों ने पश्चिमी और मध्य भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इन्होंने कहाँ अपना राज्य स्थापित किया? पश्चिमी और मध्य भारत में इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। इसका राज्य कहाँ था? प्रतिहारों का। तो प्रतिहारों के राज्य की बात करें तो ये पश्चिमी भारत, पश्चिमी क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र में इनका ये राज्य था, प्रतिहार वंश, ठीक है। प्रतिहार वंश, जिसे गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? तो हरिश्चंद्र नामक एक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। और इसके वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम जो थे इस वंश के क्या थे? ये सबसे इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आगे है कि पालों ने पूर्वी भारत में, इसके अलावा जो तीसरे राज्य था वो कौन था? वो पाल था, जो कहां पर? तो वो पूर्वी भारत यानी बंगाल और बिहार के क्षेत्र में इनका राज्य स्थापित था। किसका? तो पालों का जो साम्राज्य था वो कहां था? तो पाल जो थे, पाल थे बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र में, बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र में पालों का राज था। किसका था? पाल वंश का शासन कहां था? ये बंगाल तथा बिहार के क्षेत्र में ये पाल साम्राज्य का शासन था। और ये कब से कब तक था? तो ये 750 ईस्वी में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोपाल नामक एक बौद्ध क्षत्रिय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसकी? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक एक व्यक्ति जो बौद्ध क्षत्रिय था उसके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई, ठीक है। आगे है, किंतु राष्ट्रकूटों को दक्षिण के शक्तिशाली चोल शासकों के विरुद्ध भी अनेक युद्ध करने पड़े। इसमें जो राष्ट्रकूट वंश है इन्होंने सिर्फ उत्तर भारत में ही युद्ध नहीं किया, बल्कि इनको जो है दक्षिण भारत में जो चोल वंश था उनसे भी इनको बहुत समय तक क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा। तो ये सिर्फ उत्तर भारत में ही लड़ते रहे। और क्या हुआ? इन्होंने दक्षिण भारत में भी साम्राज्य विस्तार के लिए चोलों के साथ इन्होंने युद्ध किया था। चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से अपना शासन आरंभ किया। चोलों ने कहां से अपना शासन आरंभ किया? तो ये चोलों ने यहाँ पर ये चोल, ठीक है, तमिलनाडु में चोल, ये इसकी राजधानी थी तंजौर, ठीक है। कौन सी राजधानी थी इसकी? तो चोलों की राजधानी थी तंजौर, ठीक है। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की राजधानी थी तंजौर में। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? अपनी साम्राज्य की स्थापना किया था। धीरे धीरे उन्होंने पल्लव वंश के शासक और अन्य स्थानीय शासकों को पराजित करके अपने को शक्तिशाली बना लिया। ये क्या थे? जो चोल शासक थे वो पहले किसके सामंत थे? तो वो पल्लवों के सामंत थे, ठीक है। वो किस वंश के सामंत थे? तो वो पल्लव वंश के सामंत थे। किस वंश के? तो ये पल्लव वंश के सामंत थे, पल्लव वंश के सामंत थे, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी पल्लव की? तो ये कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। और इसी पल्लव वंश के जो क्या थे?
सामंत कौन थे? तो चोल जो थे वो चोल जो थे किसके सामंत थे? तो वो पल्लव वंश के सामंत थे। बाद में जब पल्लव वंश धीरे धीरे कमजोर होता गया तो इन्होंने क्या किया, विजयालय के नेतृत्व में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक नए राज्य, एक नए वंश, चोल वंश की स्थापना की। ईसा की 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साम्राज्य उन्हीं का था। ईसा की जो 11वीं शताब्दी है, 11वीं शताब्दी का जो काल था उसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य था दक्षिण भारत में, वो कौन था? तो वो चोल साम्राज्य था। वो कौन था? तो दक्षिण भारत में 11वीं शताब्दी के आसपास सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राज्य, तो वो चोल राज था। कौन था? तो ये चोल राज्य था। ठीक है, कहां पर? तो ये दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु के क्षेत्र में, यानी कोरोमंडल तट के क्षेत्र में ये चोल साम्राज्य था, जो 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। आधुनिक मदुरै क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में, ठीक है, आधुनिक क्या है था यहाँ पर? आधुनिक एक मदुरै क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्य राज था। चोलों के दक्षिण में कौन सा राज था? तो चोलों के दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर यही पांड्य राज था। यहाँ पर चोल, ये चोल, और इसके दक्षिण में क्या है? ये पांड्य राज। तो इसको लिखना क्या है कि चोल के दक्षिण में पांड्य कहाँ थे? तो वो सबसे दक्षिण में, और इसकी राजधानी कहाँ थी? पांड्यों की। पांड्यों की राजधानी थी मदुरै। कहाँ थी? तो मदुरै इनकी राजधानी थी। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? वो मदुरै में थी। और वो कहाँ था? तो वो चोल राज के दक्षिण में ये पांड्य राज था। पश्चिमी किनारे पर, ठीक है, आधुनिक केरल प्रांत में चेर वंश का राज था। यहाँ पर क्या था दक्षिण भारत में? तो ये पश्चिमी किनारे, ये केरल के क्षेत्र में ये क्या है? ये है चेर वंश। ये क्या है? चेर वंश, जिसकी राजधानी वांची। ठीक है, इसकी राजधानी को लिख लीजिएगा। सबकी राजधानी कहाँ है ये पूछा जाता है कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, उसके अलावा पांड्य की राजधानी कहाँ थी, चेरों की राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ था? ये चोल साम्राज्य के कहाँ पर? ये पश्चिम में था, यानी भारत के पश्चिमी जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, यानी केरल के क्षेत्र में उस वक्त चेर वंश का शासन था, जिसकी राजधानी वाची थी। उसके अलावा यहाँ पर कि 12वीं शताब्दी तक इन राज्यों में से कुछ का पतन हो गया। जब 12वीं शताब्दी का समय आया तो उस वक्त क्या हुआ कि इनमें से कुछ राज्य जो थे उनका क्या हुआ? धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो गया। इन क्षेत्रों में नवीन राज्यों की स्थापना हुई। इनमें क्या हुआ कि जब ये पतन हुआ अन्य राज्यों का, तो धीरे धीरे क्या हुआ? उस क्षेत्र में नवीन राज्य का स्थापना हुई। जो पहले सामंत हुआ करते थे उन्होंने खुद को क्या किया? धीरे धीरे स्वतंत्र घोषित करके वहां पर नए राज्यों की स्थापना की। 7वीं शताब्दी के चालुक्य वंश से संबंध रखने वाले एक वंश ने राष्ट्रकूटों के राज्य पर अधिकार कर लिया। जो 7वीं शताब्दी है के वंश से संबंध रखने वाले एक वंश ने राष्ट्रकूटों के राज्य पर अधिकार कर लिया। ये जो राष्ट्रकूट थे दंती दुर्ग, ठीक है, राष्ट्रकूटों की हम लोग बात करें, राष्ट्रकूटों की बात करें तो पहले ये किसके सामंत थे? तो ये वातापी के चालुक, ठीक है, चालुक्यों की दो शाखा, एक वातापी के चालुक या बादामी के चालुक, इसे ही कहा जाता है बादामी के चालुक। ठीक है, बादामी के जो चालुक थे, ये चालुक वंश की राजधानी थी बादामी, इसलिए इसे कहा जाता है बादामी के चालुक या वातापी के चालुक इसे कहा जाता है। ठीक है, इनके सामंत थे कौन? ये थे राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? तो वो बादामी के चालुक के सामंत थे। और जब बाद में राष्ट्रकूट वंश का पतन होना शुरू हुआ तो जो इसके सामंत थे, किसके? राष्ट्रकूटों के जो सामंत थे वो क्या थे? तो वो थे कल्याणी के चालुक। ये चालुक वंशज जो थे इनकी राजधानी कहाँ थी? ये कल्याणी के चालुक। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने राष्ट्रकूटों को हटा करके स्वयं को उस क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और तैलप द्वितीय के नेतृत्व में, इसके संस्थापक कौन थे? तो तैलप द्वितीय के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया? एक नए वंश यानी कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना की। तो इसमें क्या याद रखना है कि जो राष्ट्रकूट थे वो किसके सामंत थे? तो वो बादामी के चालुक के सामंत थे। जब राष्ट्रकूट कमजोर हुए तो वो उनको किसने हरा दिया? तो उनको हराया किसने? तो ये कल्याणी के चालुक्यों द्वारा उनको हरा करके वहां पर उस क्षेत्र में एक नए राजवंश की स्थापना की गई। उसके अलावा इतिहासकारों ने इस वंश को उत्तर चालुक्य वंश कहा। ये जो कल्याणी के चालुक है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उत्तर चालुक्य के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या नाम जाना जाता है? तो इसे उत्तर चालुक्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बाद में एक चालुक्य वंश पहले हो चुका था और उसके बाद में आए थे, इसलिए इसे क्या कहा गया? इसे उत्तर के चालुक्य वंश कहा गया। बाद में यादव वंश के शासकों ने उत्तर चालुक्य वंश के शासकों को पराजित करके अपना राज स्थापित कर लिया। बाद में क्या हुआ
कि पहले किसने हराया, तो बादामी के चालुक्य को राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूटों किसने हराया, तो वो कल्याणी के चालुक्य यानी उत्तर चालुक्य, और बाद में जब कल्याणी के चालुक्य जब कमजोर हो गए तो उनको किसने हराया, तो वो यादव वंश, किसने, तो ये यहां पर दिया गया है यादव वंश। ठीक है, यादव वंश ने क्या किया, इनको हटा करके उस क्षेत्र में, यानी जहां पर पहले चालुक्य वंश था वहां पर क्या किया, यादव वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी थी देवगिरी। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी थी देवगिरी। उसके अलावा देवगिरी कहाँ है वर्तमान में, तो ये महाराष्ट्र में आधुनिक दौलताबाद से शासन किया। वारंगल की बात करें तो वारंगल आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश का शासन आरंभ हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, वारंगल कहाँ था, तो आधुनिक आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर क्या है, ये जो है वारंगल यहीं पर है। ठीक है, ये वारंगल। ठीक है, यहाँ के शासक कौन थे, तो काकतीय वंश था यहाँ, काकतीय वंश। और इसकी राजधानी पूछा जाता है कि कहाँ थी काकतीय वंश की राजधानी, तो ये वारंगल। और ये कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। कहाँ, तो ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पर है। उसके अलावा बात करें तो ये यादव कहाँ पर है, देखिए यही है यादव, जिसकी राजधानी कहाँ थी, ये देवगिरी में। इन्होंने उत्तर चालुक्य को हराया था। उसके अलावा आगे है कि आधुनिक मैसूर के निकट द्वार समुद्रा में होयसल वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। आधुनिक जो मैसूर यानी कर्नाटक के क्षेत्र में कौन सा वंश था, तो वहां पर था होयसल वंश। कौन सा वंश, तो वहां पर था होयसल वंश। यहां पर द्वार समुद्रम यहां पर नहीं दिया गया मैप में, वो क्या था, वो था होयसल वंश। ठीक है, ये होयसल वंश, होयसल वंश था, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो ये द्वार समुद्रम, द्वार समुद्रम इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा कि होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो ये द्वार समुद्रम। और ये कहाँ पर, तो ये कर्नाटक के क्षेत्र यानी मैसूर के क्षेत्र में। कहाँ पर, तो ये मैसूर के क्षेत्र में ये था। ठीक है, उसके अलावा चोल शासकों को अपनी शक्ति की रक्षा के लिए इन सभी राज्यों से युद्ध करने पड़े। जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे चोल, उनको अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ा, इन सभी जो छोटे छोटे राज्य थे उन सभी से उनको क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। और आखिर में क्या हुआ, उन सबको वो पराजित करके दक्षिण भारत उन्होंने क्या किया, एक शक्तिशाली राजवंश की स्थापना की, जिसे चोल वंश के नाम से जाना जाता है। चोल शासक 13वीं शताब्दी तक अपनी महत्ता को दक्षिण भारत में स्थापित किए हुए थे। ये कब तक अपने साम्राज्य को बचाए रखे, तो 13वीं शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को इस क्षेत्र में बचाए रखा। आगे है चोल शासक, यहां से हम लोग को चोल वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चोल वंश के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में देखा कि हम लोगों ने कि ये किसके सामंत थे, तो ये पल्लव वंश के सामंत थे। किसके, तो ये पल्लव वंश के सामंत थे, पल्लव वंश के सामंत थे। जब ये वंश धीरे धीरे कमजोर होते गया तो इनका जो सामंत था एक, जिसका नाम क्या था, विजयालय। ठीक है, विजयालय, इसने क्या किया, इसने तंजौर को, तंजौर के क्षेत्र को, तंजौर के क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाकर एक नए वंश यानी चोल वंश की स्थापना की। यहां पर है कि साम्राज्य की स्थापना करने वाले आरंभिक चोल शासकों में विजयालय, ठीक है, जिसकी कार्यकाल क्या है 846 से 871 ईस्वी। किसने इसकी स्थापना की, तो इसको लिखिएगा, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की। और कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो किसके द्वारा, वो विजयालय के द्वारा की गई है। जिसने किसे जीता, इसने तंजौर को जीता। इसने किसे जीता, तंजौर को जीता। और उसे क्या किया, अपनी राजधानी इसने बनाया। उसके बाद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण परांतक प्रथम हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ वो कौन था, तो वो परांतक प्रथम हुआ। इससे पहले जो था एक शासक था, उसका नाम क्या था, आदित्य प्रथम। ठीक है, आदित्य प्रथम भी क्या हुए, इसी चोल वंश के शासक थे। आदित्य प्रथम जो किससे पहले थे, वो परांतक प्रथम से, ये चोल वंश के पहले इन्होंने चोल वंश पर शासन किया था। अधिक महत्वपूर्ण कौन था, तो परांतक प्रथम। और उसका कार्यकाल की बात करें तो ये 907 से लेकर के 955 ईस्वी तक। कब से कब तक, तो 907 से 955 ईस्वी तक था, जिसने पांड्य राज्य को जीता। इसने क्या किया, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो क्या थी कि इसने पांड्य राज्य को जीता। ठीक है, इसने किसको जीता, तो ये किसने जीता, तो इसे पांड्य राज्य को परांतक प्रथम ने जीता। परांतक प्रथम ने क्या किया, पांड्य राज्य पर विजय किया। ठीक है, और वहां पर कहा किसको जीत किया, तो उसके जो राजधानी थी पांड्यों की, मदुरै। ठीक है, मदुरै पर क्या किया, इसने अधिकार कर लिया और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की।
मदुरई मदुरई कोंड की उपाधि इसने धारण की, यानी मदुरई का विजेता। इसका मतलब क्या हुआ? मदुरई का विजेता। ठीक है, मदुरई का विजेता की उपाधि इसने धारण की, यानी मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, इसमें पूछा जाता है कि इसमें से कौन शासक है, चोल शासक, जिसके कारण पांड साम्राज्य का पतन हो गया, या किसने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की, या यह भी पूछा जा सकता है कि मदुरई का विजेता किस चोल शासक को कहा जाता है। तो वो क्या हो जाएगा? वो परांतक प्रथम हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा। और उसने क्या किया? मदुरई कोंड वन की उपाधि धारण की, यानी अर्थ होता है मदुरई का विजेता। ठीक है, परंतु परांतक की भी राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय ने पराजित कर दिया। इसने क्या किया? पांड्यों को हराया, अपने दक्षिण के क्षेत्र, दक्षिण में जो उसके राज थे पांडवंश, उसको हराया और उसकी राजधानी पर इसने कब्जा कर लिया। लेकिन इसको भी किसी ने हरा दिया, क्योंकि कोई शक्तिशाली होता है तो उससे भी क्या है, उससे भी शक्तिशाली हो सकता है। तो उस वक्त जो राष्ट्रकूट राजा थे, राष्ट्रकूट जो राजा थे वो कौन थे? वो थे कृष्ण द्वितीय। कृष्ण द्वितीय जो था उसके द्वारा एक युद्ध लड़ा। किसने? इसमें लड़ा गया किसके द्वारा? परांतक प्रथम और किसके द्वारा? कृष्ण द्वितीय के बीच। तो कृष्ण द्वितीय कौन था? तो ये राष्ट्रकूट राजा था। और परांतक प्रथम कौन था? तो ये एक चोल राजा था। ठीक है, इनके बीच ये युद्ध हुआ और ये युद्ध का नाम क्या था? ये था तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध था। ये क्या था? तो ये तक्कोलम का युद्ध था। ये कब हुआ? तो ये 948-49 में, 949 ईस्वी के आसपास, यानी 948-49 के आसपास ये युद्ध हुआ, और जिसमें परांतक प्रथम की पराजय हो गई। किसके हाथों? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय के हाथों परांतक प्रथम की इसमें पराजय हो गई। ठीक है, तो इसको लिखिएगा कि पूछा जाता है कि तक्कोलम का युद्ध किस किस राज्य के बीच हुआ? तो राष्ट्रकूट और चोल के बीच। और शासक पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? ये परांतक प्रथम और कृष्ण द्वितीय के बीच ये तक्कोलम का युद्ध हुआ। और इसमें किसकी हार हुई? तो इसमें परांतक प्रथम यानी चोल वंश की, चोल साम्राज्य की इसमें हार हो गई। आगे है, परांतक ने यह अनुभव कर लिया कि वह तब तक युद्ध में सफल नहीं हो सकता जब तक वह अपने राज्य को शक्तिशाली नहीं बना लेता। उसको ये बाद में अनुभव हुआ कि हम तब तक के कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते जब तक ले हम अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को शक्तिशाली नहीं बना ले, या तब तक ले अपनी सेना का संगठन अच्छे से नहीं कर सकते हैं, तब तक हम किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। तो उसने क्या किया कि अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न उसने शुरू कर दिया। वह यह भी जानता था कि उसका राज्य तभी शक्तिशाली होगा जब उसकी प्रजा को पर्याप्त भोजन मिलेगा, उसके जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होगी और उस पर अच्छा शासन होगा। ठीक है, वो तभी इसको पूरा कर सकता था अपने साम्राज्य विस्तार को, कि जब उसके सारी प्रजा को अच्छा सा भोजन मिले। ठीक है, उसके अलावा उसके क्या था? उसके जीवन की जो सभी आवश्यकताएं है प्रजा की, वो सभी आवश्यकताएं राज्य द्वारा पूरा किया जाए, तभी क्या हो सकता है कि जो प्रजा है उनका साथ किसी युद्ध में या किसी भी कार्य में राजा का साथ वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने? इसी को प्रोत्साहन करने का प्रयास किया। इसलिए इसने अपने राज्य में कृषि को क्या किया? प्रोत्साहन दिया। इसने क्या किया कि अपने राज्य में कृषि में विकास करने के लिए उसको प्रोत्साहन दिया। वहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई, बहुत सारे कार्य उसने सिंचाई के कृषि के क्षेत्र में किए। कृषि कार्य अधिक सरल नहीं था क्योंकि राज्य की कुछ भूमि चट्टानी थी। अभी वर्तमान समय भी जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वो क्या है, दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो क्या है? पठारी क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में क्या है, वो वहाँ जो भूमि है वो क्या है? चट्टानी क्षेत्र है। उन पर फसलें नहीं उगाई जा सकती थी। जो चट्टानी क्षेत्र में क्या है, वहाँ पर आसानी से फसल नहीं उगाई जा सकती थी। इसके अतिरिक्त खेतों की सिंचाई की भी क्या थी? ये समस्या थी। उस वक्त क्या था? चट्टानी क्षेत्र में खेती भी अच्छी नहीं होती थी। उसके अलावा वहाँ पर जल संसाधन भी नहीं था जिससे आसानी से सिंचाई की जा सके। नदी के पास खेतों में तो सिंचाई के लिए नदी के जल का प्रयोग किया जा सकता था, पर अन्य क्षेत्रों में केवल वर्षा के जल पर ही निर्भर रहना पड़ता था। जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या था? ये था कि जो नदी के किनारे का जो क्षेत्र था वहाँ पर क्या होता था? आसानी से जल उपलब्ध हो जाता था, इसलिए उस क्षेत्र में खेती हो जाती थी। लेकिन जो अन्य क्षेत्र था वहाँ पर क्या होता था? कृषि के लिए वर्षा के जल पर ही क्या होता था? निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए बड़े बड़े तालाब खोदे गए जिनमें वर्षा के जल को एकत्र किया जा सकता था, और तालाबों के जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए सिंचाई के नहरों का निर्माण किया गया। अभी भी वर्तमान समय में जो तालाबों की जो संख्या है, तालाब के द्वारा सिंचाई जो होती है वो सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? वो दक्षिण भारत क्षेत्र में सबसे अधिक हमें तालाब देखने को मिलता है। उसके अलावा तमिलनाडु क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में उस क्षेत्र में तालाब है। वो उसी जमाने से, चोल वंश के शासन के काल से ही ये क्या है, ये प्रक्रिया चली आ रही है।
तालाब के द्वारा उसमें वर्षा जल इकट्ठा होता है और वो क्या किया जाता है, नहरों के माध्यम से उसे खेतों तक पहुंचाया जाता है। ये प्रयास किसने किए, तो ये परांतक प्रथम के द्वारा ये प्रयास किए गए। आगे है कि चोल वंश के राजाओं में सबसे उल्लेखनीय कौन था, राजा राज प्रथम और उसका पुत्र, ठीक है, राजेंद्र। कौन कौन, तो राजा राज प्रथम, राजा राज फर्स्ट और एक राजेंद्र प्रथम, राजा राज, ठीक है, उसके अलावा राजेंद्र प्रथम ये इसका बेटा था। ये दोनों क्या हुए हैं, चोल वंश में सबसे महान शासकों में से सबसे महान शासक ये सिद्ध हुए हैं। राजा राज प्रथम की हम लोग बात करें तो ये क्या था, इसका कार्यकाल देखिए, ये 985 से 1016 ईस्वी तक। इसका कार्यकाल के बारे में भी पूछा जाता है कि राजा राज प्रथम का जो शासन काल था वो कब से कब तक था, तो 985 से लेकर के 1016 ईस्वी तक। और वो क्या था, एक कुशल सेना संचालक था। उसने ये क्या था, एक अच्छा सेना संचालक था और उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किए। इसने क्या किया, राजा प्रथम ने अनेक दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यहाँ तक के दक्षिण पूर्व एशिया, उसके अलावा श्रीलंका के क्षेत्र पर भी क्या किया, इसने हमला किया। उसके अलावा इसने मालदीव के क्षेत्र पर भी क्या किया, हमला किया। और इसके द्वारा ही क्या किया, नौसेना का गठन किया गया, नौसेना का गठन किया गया। समुद्री क्षेत्र में हमला करने के लिए, जो दक्षिण पूर्व एशिया है उस क्षेत्र तक जाने के लिए, उसके अलावा जो मालदीव के क्षेत्र है उस क्षेत्र तक जाने के लिए क्या किया, इसने नौसेना गठन किया। किसने किया, तो ये राजा राज प्रथम के द्वारा किया गया। उसने पांड्य और चेर वंश के राज्यों पर और मैसूर के कुछ भागों पर भी आक्रमण किया। उसने क्या किया, पांड्य और चेर राज्यों पर क्या किया, हमला किया। और उसके अलावा इसने मैसूर यानी कर्नाटक के क्षेत्र पर भी हमला राजा राज प्रथम के द्वारा किया गया। उसने उत्तर की ओर आधुनिक आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र पर आक्रमण किया। इसने और कहाँ आक्रमण किया, तो ये आधुनिक जो आंध्र प्रदेश है उसका जो उत्तरी क्षेत्र पर जो वेंगी क्षेत्र है उस पर भी इसने आक्रमण किया। और चोल राज्य की सैनिक शक्ति को दूसरे राज्यों से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ही उसने ये युद्ध किया। उसने युद्ध क्यों किया, तो चोल राज्य की जो सैनिक शक्ति है उसको प्रूफ करने के लिए, वो अन्य राज्यों को दिखाने के लिए ही क्या किया था, उसने अन्य साम्राज्यों पर हमला किया था। राजा राज समुद्र पर अधिकार रखने के महत्व को भी क्या करता था, वो समझता था। वो समुद्र पर अधिकार करने के महत्व, यानी समुद्र पर अधिकार हो जाएगा तो क्या होगा, उस क्षेत्र से जो समुद्री व्यापार होता है उस पर क्या कर सकता है, वो नियंत्रण कर सकता है। जिससे क्या होगा, राज्य को अधिक मात्रा में आमदनी होगी, या राज्य के जो व्यापारी है उनको क्या होगा, अधिक मात्रा में उनको आमदनी प्राप्त होगी। जब व्यापारियों को आमदनी प्राप्त होगी तो क्या होगा, राज्य को भी आमदनी प्राप्त होगी। वह समझता था कि यदि वह दक्षिण भारत के समुद्र तट को भी अपने अधिकार में रखेगा तो चोल राज और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। उसने वो क्या समझता था कि जो समुद्र तट है भारत के, दक्षिण भारत के, अगर उसको अपने कब्जे में ले लेगा तो उससे क्या होगा कि चोल राज और भी शक्तिशाली हो जाएगा। अतः वह एक सामुद्रिक विजय के लिए निकला और उसने लंका यानी श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, श्रीलंका का जो उत्तरी क्षेत्र है उस पर, ठीक है, श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र और मालदीव पर आक्रमण किया। तो ये पूछा जाता है कि उत्तरी श्रीलंका को किसने जीता, किस चोल शासक ने, तो वो कौन था, वो राजा राज प्रथम। और मालदीव पर आक्रमण करने वाला चोल शासक कौन था, तो वो राजा राज प्रथम था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। इस आक्रमण के अन्य कारण भी थे। केरल, लंका और मालदीव के व्यापारी समुद्र तटीय व्यापार से प्राप्त धन से भरे धनवान बन गए थे। इसका कारण क्या था कि केरल, लंका और मालदीव के जो व्यापारी थे वे समुद्र व्यापार से क्या हो गए थे, बहुत अधिक धनवान हो गए थे। भारत से पश्चिम एशिया को वस्त्र, मसाले और बहुमूल्य रत्न आदि अनेक वस्तुएं भेजी जाती थी। उस वक्त क्या होता था, भारत से पश्चिम एशिया यानी जो अरब कंट्री है उस क्षेत्र में और जो देश है उन सब में क्या होता था, भारत से वस्त्र, मसाले और जो बहुमूल्य रत्न आभूषण होते थे उनको यहाँ से निर्यात किया जाता था। अरब व्यापारी इन वस्तुओं का व्यापार करने पश्चिम एशिया से भारत आते थे। ये क्या थे, पश्चिम एशिया से जो व्यापारी थे, अरब व्यापारी, वो कहाँ आते थे, भारत आते थे, यानी भारत के पश्चिमी तट पर। उनमें से अनेक भारत के पश्चिमी समुद्र तट के नगरों में बस गए थे। उनमें से क्या थे, जो अनेक थे वो भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर क्या हो गए थे, वो बस गए थे, यानी अरब व्यापारी। वहां वे स्थानीय स्त्रियों से विवाह करके शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वे क्या करते थे, यहाँ आते थे और यहाँ की जो स्थानीय स्त्रियां होती थी उनसे विवाह कर लेते थे और वहां पर क्या करते थे, शांतिपूर्ण जीवन अपने वो व्यतीत करते थे और अपना व्यापार में वे लगे रहते थे। चूंकि वे भारतवासियों से मिलजुल कर रहते थे और अपने व्यापार से भारत में धन लाते थे, इसलिए उनका सम्मान किया जाता था। उनका सम्मान क्यों किया जाता था, तो क्योंकि भारत के लोगों के साथ वो मिलजुल कर रहते थे और जो वे व्यापार करते थे उसके माध्यम से जो धन प्राप्त होता था वो कहाँ लेके आते थे, वो भारत ही लेके आते थे। इसलिए क्या थे, लोग उनका बहुत सम्मान करते थे।
चेर राज, मालदीव समूह और लंका इस व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। ये जो व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था, तो जो चेर राज था केरल का, उसके अलावा श्रीलंका का क्षेत्र यानी उसके अलावा और मालदीव का क्षेत्र क्या थे, ये सभी क्षेत्र व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। इस प्रकार इन क्षेत्रों की विजय से पश्चिमी व्यापार से प्राप्त होने वाला धन चोल साम्राज्य में आने लगा। इससे क्या हुआ कि जब राजाराज प्रथम ने इस पर हमला किया और इसको जीत लिया तो जो भी व्यापार होता था पश्चिम एशिया से वो कहाँ आता था, तो वो चोल राज्य में आता था, जिससे क्या हुआ, चोल राज्य और भी समृद्धशाली हो गया। ठीक है, राजाराज ने इन क्षेत्रों पर आक्रमण करके उनको अपने अधिकार में कर लिया और पर बहुत अधिक समय तक वह उनको अपने नियंत्रण में नहीं रख सका। उसने जीत तो लिया लेकिन क्या किया, बहुत लंबे समय तक उसको अपने नियंत्रण में नहीं रख सका। राजाराज का पुत्र राजेंद्र उससे भी अधिक महत्वाकांक्षी था। राजाराज जो था, राजाराज का जो पुत्र है ये राजेंद्र प्रथम, ये क्या था, अपने पिता से भी अधिक क्या था, ये क्या कहता है, महत्वाकांक्षी था और ये साम्राज्यवादी नीति का पालन करता था। और इसने क्या किया, बहुत क्षेत्र पर हमले किए थे अपने पिता के नीति के अनुसार। उसने 1044 ईस्वी तक दीर्घकालीन शासन किया। ठीक है, इसने कब से कब तक, तो इसकी पिता की मृत्यु हो गई 916 1016 से लेकर के 1044 ईस्वी तक इसने क्या किया, दक्षिण भारत पर इसने दक्षिण भारत यानी चोल साम्राज्य पर क्या किया, इसने अपना शासन किया और उसने पिता की विजय नीति को जारी रखा। जो उसके पिता ने विजय नीति क्षेत्र को जीतने की नीति शुरू किया था उसको क्या किया, इसके द्वारा जारी रखा गया। दक्षिण प्रायद्वीप में अनेक युद्ध लड़े। इसने क्या किया, दक्षिण भारत के जो क्षेत्र है उसमें इसने बहुत सारे युद्ध लड़े। उसके इन युद्धों में से 2 युद्ध बड़े साहसिक और वीरतापूर्ण थे। इसमें जो इसके द्वारा जो 2 युद्ध लड़े गए थे उनमें 2 क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण और साहसिक थे। कौन कौन, एक तो वह जिसमें उसकी सेनाएं पूर्वी भारत के समुद्र तट से होकर ओडिशा को पार करती हुई गंगा नदी तक पहुंच गई। पहला युद्ध क्या था कि इसने पाल वंश के शासक महिपाल प्रथम के समय में क्या किया, इसने गंगा जल की प्राप्ति के लिए, किसके लिए, गंगा जल को प्राप्त करने के लिए क्या किया, इसने उत्तर भारत पर हमला किया, यानी उड़ीसा होते हुए इसने बंगाल के क्षेत्र में हमला किया और क्या किया, इसने महिपाल प्रथम को पराजित कर दिया। और कारण क्या था, सिर्फ इसमें से इसके वहां से गंगा जल लेकर के अपने राज्य वापस जाना था। और जब इसने इस पर हमला किया तो इसी के याद में इसने क्या किया, गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की। ठीक है, इसने क्या किया, इस जीत के उपलक्ष्य में, गंगा विजय के उपलक्ष्य में इसने गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की और गंगई कोंड चोल, ठीक है, गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की, गंगई कोंड चोल, ठीक है, यानी गंगा का विजेता की उपाधि राजेंद्र प्रथम के द्वारा धारण की गई। और यह पूछा जाता है कि गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना किसने की, तो ये किसने किया था, तो ये किया था राजेंद्र प्रथम ने। और गंगई कोंड चोल को इसने उपाधि धारण की, तो ये राजेंद्र प्रथम ने। और उसके अलावा गंगा के क्षेत्र को इसने चोल झील का स्वरूप, बंगाल की खाड़ी को क्या किया था, इसने चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील के प्रदान किसने किया था, तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा उसे चोल झील का रूप दे दिया गया था। दक्षिण लौटने से पूर्व उन्हें बंगाल में शासन करने वाले पाल वंश के राजा को आतंकित किया। राजेंद्र का उत्तर भारत का युद्ध अभियान 700 वर्ष पूर्व किए गए समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के युद्ध के अभियान के समान ही था। जो समुद्रगुप्त के द्वारा जो 500 ईस्वी के आसपास यानी 400 ईस्वी के आसपास जो हमला किया गया था, जिस तरह से कि 12 राज्यों पर उसने हमला किया था, वहाँ के मिला लिया था दक्षिण भारत के, उसी तरह का हमला जो है किसके द्वारा किया गया, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया। राजेंद्र का दूसरा महत्वपूर्ण साहसपूर्ण युद्ध जो था वो दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में इसका दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ। इसमें क्या था, जिसमें उसने सामुद्रिक अभियान किए। इसने क्या किया, इसने सामुद्रिक अभियान किए। अनेक शताब्दियों से भारत के व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न भागों में व्यापार करते आ रहे थे और यह व्यापार दक्षिण चीन तक फैल गया था। ये क्या था, जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो बहुत सारे व्यापारी थे व्यापार करते थे और उनका व्यापार कहाँ तक फैल गया था, वो चीन के क्षेत्र तक फैल गया था। भारत की वस्तुएं जहाजों से दक्षिण चीन भेजी जाती थी और वे जहाज केवल चीन से ही नहीं दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से भी सामग्री लाते थे। ये कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ चीन के साथ भी अपना व्यापार करते थे। भारतीय जहाजों को मलक्का जल संधि, जो मलक्का जल डमरू मध्य है जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, वो क्या है, इसी मार्ग से क्या होता था, गुजरना पड़ता था। ये जो मार्ग था, जो जल संधि है मलक्का जल संधि, उसको मैप पर देखिएगा, वर्ल्ड मैप पर, तो वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक संकरा क्षेत्र है जो 800 किलोमीटर लंबा है लगभग,
वो विश्व का सबसे बड़ा जल संधि है, लंबा जल संधि, ठीक है। उसी के माध्यम से इन व्यापारियों को अपने जहाज को लेकर के जाना पड़ता था और उस समय इस पर श्रीविजय का अधिकार था, ठीक है। उस वक्त जो है इंडोनेशिया के क्षेत्र में श्रीविजय साम्राज्य था, उसका इस क्षेत्र में क्या था, मलक्का जल संधि पर अधिकार था और इस राज्य के अंतर्गत मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप भी शामिल था। इसके जो अंतर्गत क्या था, मलाया जो प्रायद्वीप है, उसके अलावा जो इंडोनेशिया का सुमात्रा जो है, सुमात्रा द्वीप भी कहाँ था, वो श्रीविजय साम्राज्य के पास था। श्रीविजय के व्यापारियों ने स्वाभाविक रूप से यह अनुभव किया कि यदि वे इस व्यापार पर अधिकार कर ले तो इसका लाभ उनको प्राप्त होने लगा। श्रीविजय साम्राज्य के जो व्यापारी थे उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम ये इस क्षेत्र पर अपना अधिकार आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं तो इस क्षेत्र में जो भी व्यापार होता है उस पर किसका आधिपत्य होगा, वो हम लोग का होगा और श्रीविजय साम्राज्य क्या होगा, अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, राजस्व की प्राप्ति होगी। इसलिए वे भारतीय जहाज़ों के मार्गों में कठिनाइयां उत्पन्न करने लगे। इसने क्या किया, इन्होंने कि जो भारतीय जहाज जाते थे मलक्का जल संधि से, उन पर क्या करते थे, वे कठिनाइयां उत्पन्न करने लगते थे, उनको बहुत परेशान करते थे। जिसके लिए क्या किया, राजेंद्र प्रथम से जो चोल साम्राज्य के व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, गुहार लगाई कि देखिए हुजूर मेरे साथ यहाँ ये परेशानी हो रही है। इसके कारण से ये जब बातें हुई तो राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, अपने व्यापारियों की सहायता के लिए उस क्षेत्र पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया दूसरा सबसे साहसिक अभियान था जो श्रीविजय साम्राज्य पर हुआ था, जिसमें अंतिम रूप से श्रीविजय साम्राज्य की हार हुई और राजेंद्र प्रथम की जीत हुई और फिर से क्या हुआ, उस क्षेत्र से व्यापार होने लगा। यहाँ पर वही दिया जा रहा है कि भारतीय व्यापारियों ने राजेंद्र चोल से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की और उसने एक विशाल जल सेना भेज दी। इसने क्या किया, विशाल जल सेना भेज दी और श्रीविजय की पराजय हुई और भारतीय जहाज़ों को उस जलमार्ग से सुरक्षा के साथ यात्रा करने की आज्ञा दे दी गई। राजेंद्र इन व्यापारियों की सहायता के लिए इसलिए तैयार हो गया कि उनमें से अधिकतम चोल राज्य के निवासी थे और जो व्यापार से जो लाभ प्राप्त करते थे उससे चोल राज्य की अभिवृद्धि होती थी। ये क्यों तैयार हो गया ये युद्ध करने लिए, क्योंकि उस क्षेत्र में जो भी थे व्यापारी वो अमूमन क्या थे, वो चोल साम्राज्य के थे और उनसे क्या होता था, चोल राज्य को ही अधिक फायदा होता था। इसलिए क्या किया कि राजेंद्र प्रथम ने उस युद्ध में भाग ले लिया। राजेंद्र प्रथम के उत्तराधिकारियों ने अपनी शक्ति, समय और धन का बहुत बड़ा भाग प्रायद्वीप के अन्य राज्यों के साथ युद्ध करने में व्यय कर दिया। राजेंद्र प्रथम के उत्तराधिकारी क्या हुए, दक्षिण भारत के जो अन्य राज्य थे उनके साथ लड़ते लड़ते अपनी बहुत सारी शक्ति, अपने बहुत सारे धन को क्या किया, व्यर्थ जाने दिया। इनमें से कुछ युद्धों में उन्हें सफलता मिली। धीरे धीरे चोल राज शक्तिहीन हो गया और अन्य अधिक शक्तिशाली बन गए। 13वीं शताब्दी के अंत तक चोल राज का अंत हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि चोल साम्राज्य धीरे धीरे शक्तिहीन हो गया और उस क्षेत्र में अन्य जो राज्य थे उनका उदय होने लगा, जिसके कारण 13वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की अंतिम रूप से क्या हो गया, पतन हो गया। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीलंका, उत्तरी श्रीलंका को जीता किसने, तो वो राजाराज प्रथम ने और राजेंद्र प्रथम के द्वारा क्या किया, पूरा जो श्रीलंका का क्षेत्र है उन सभी को क्या किया गया, उसे जीत लिया गया। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में या अगले क्लास में हम लोग जो है से इसके आगे जो बजा हुआ भाग है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।